इस अध्याय में 1857 की लड़ाई में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो एनसीईआरटी का पॉइंट्स है इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले बोला कि ये उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह के तौर पर खड़ा हुआ। जन विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जनता इससे प्रभावित हुई और जनता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन जो है संपूर्ण उत्तरी और मध्य भारत को प्रभावित किया। दक्षिण भारत में उतना व्यापक प्रभाव नहीं देखने को मिला, मद्रास इसमें अछूता रहा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, पॉइंट आउट रखेंगे। यानी संपूर्ण उत्तरी और मध्य भारत में यह जन विद्रोह का प्रभाव व्यापक देखने को मिला, दक्षिण भारत में पूर्णता नहीं हो पाया, मद्रास जो है अछूता रहा। हालांकि ब्रिटिश शासन की जड़ें जो है उसने मतलब एक इस तरह का व्यापक विद्रोह हुआ जो ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं, चूल है, उसको हिलाकर रख दिया। कंपनी की जो आरंभ में कंपनी की जो सेना के भारतीय सिपाही हैं, इन सिपाहियों ने विद्रोह किया। यानी ये 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत हुई है वो सिपाहियों के माध्यम से हुआ, मगर देखते ही देखते एक व्यापक क्षेत्र के लोगों ने इसमें जो है भाग ले लिया। लाखों लोग जो है इसमें शामिल हो गए और इसका नेतृत्व जमींदार राजे रजवाड़ों ने किया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता के लिए, एक भारतीय जनता के इतिहास में एक नया अध्याय के तौर पर इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के असंतोष का, यानी कहने का मतलब केवल इसको कह देना कि सिपाहियों के असंतोष का यह परिणाम था, यह भी उचित नहीं। जैसा कि हमने बोला, इससे आम जन प्रभावित हो रहा था। प्रत्येक जनता, चाहे किसान है, जमींदार है, इस इवेंट के हम लोगों ने सिपाही के बारे में बात किया, सभी को प्रभाव दे रहा था। यानी एक लाइन में अगर हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है, तो एनसीईआरटी बस ये कहना चाह रहा है कि औपनिवेशिक शासन का जो चरित्र है वो शोषणकारी है। वो केवल अपने लाभ के उद्देश्य से क्या कर रही है, वो भारत पर शासन कर रही है और भारत के प्रत्येक तबके, चाहे वो किसान परिवार के लोग हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे वो सिपाही वर्ग हो या किसी प्रकार का वर्ग हो, सभी को वो प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया और उसका शोषण किया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है चरित्र और उनकी नीतियां भारतीयों को व्यापक तरीके से जो है प्रभावित किया, जिससे जनता में एक व्यापक ब्रिटिश शासन के प्रति जो है क्या हो गई, घृणा हो गई। और इस घृणा और असंतोष का परिणाम है 1857 का विद्रोह। इन शॉर्टकट समझने का प्रयास यही करें, औपनिवेशिक शासन का जो चरित्र था वो शोषणकारी था और शोषणकारी चरित्र के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक व्यापक जन विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। यानी यही यहां पर पॉइंट आउट किया हुआ, पढ़ ले पूरा लाइन तो देखने को मिलेगा, जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही, यही असंतोष एक जन विद्रोह के तौर पर बदल गया। यानी यही असंतोष एक जन विद्रोह के तौर पर भड़क गया। हालांकि चर्बी वाला कारतूस तो महज एक चिंगारी थी, मगर कहा जा सकता है जनता में असंतोष था। पिछले 100 साल के इतिहास में जो अंग्रेजों ने 1757 के बाद से, बल्कि 1764 के बाद से, यानी बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ उसके बाद से निरंतर भारतीयों का शोषण हो रहा था। इसीलिए अंग्रेज जो है, यानी कहने का मतलब भारत के लोगों का न केवल आर्थिक शोषण बल्कि परंपरागत जो हम लोगों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, यानी जो हमारा कह सकते हैं आर्थिक जो ढांचा था, आर्थिक ढांचा में सारा चीज आ जाएगा, किसान भाई लोग आ जाएंगे, खेती आ जाएगा, उद्योग धंधा आ जाएगा, जितने ही प्रकार के छोटे मोटे लघु उद्योग हो गए, सभी को उन्होंने क्या कर दिया, चौपट कर दिया। क्यों चौपट किया? केवल अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। जैसा कि हम लोग को पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, किसान, दस्तकार, हस्तशिल्प और बड़ी संख्या में जो भी लोग थे, सबको निर्धनता के चंगुल में फंसा दिया, यानी गरीब बना दिया। उनका जो है निरंतर शोषण करते चले गए, यानी शोषणकारी चरित्र है। अब इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासन जो है वो विनाशकारी आर्थिक उसकी पॉलिसी थी, उसका प्रभाव जो है हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। जैसा कि एनसीईआरटी बोल रहा है कि एक अलग से अध्याय में, एक अलग से चैप्टर्स में भी पढ़ा जा सकता है, मगर ध्यान रखेंगे
कि कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि इसको हम लोग किस एंगल से देखें, कैसे हम लोग देखें। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग इसका मतलब यही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हुआ क्या। तो स्वाभाविक है उनका जो कानून और व्यवस्था भी था उनके लिए लाभकारी था, यानी कानून और व्यवस्था भी अंग्रेजों के हितकर ही था, अंग्रेजों के लिए ही था। यानी अंग्रेजी शासन जो है उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भारत को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं, हर तरीके से लूटने का प्रयास किया। चाहे वो जमींदार हैं, हस्तशिल्प वाले हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि छोटे मोटे जमींदार हैं, मुखिया हैं, सभी को जो है दरिद्रता यानी गरीबी के मुंह में ढकेल दिया। और इसीलिए हम लोग इसके लिए कह रहे हैं कि अलग से अध्याय एनसीईआरटी में एक अलग से चैप्टर है जिस पर हम लोग व्यापक चर्चा भी करेंगे। मगर ध्यान देने वाली बात है कि सरकार की नीतियां और कानून भी इसी प्रकार का है, शोषणकारी है। वो उसी को प्रोटेक्ट करता है जो शोषण करता है, यानी कहने का मतलब है जिनका शोषण हो रहा है उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। यानी कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, यही वाला दिखता है यहां पर। यानी कहने का मतलब है कि अब कैसे हुआ ये चीज, ये आपका एनसीईआरटी कहता है लगान की दर बढ़ा दी गई। किसानों से जो है सबसे बड़ा चीज है कि लगान जो है जमीन का जो है बहुत ज्यादा लिया जाने लगा, यानी कहने का मतलब है टैक्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है तो स्वाभाविक अगर किसान दे नहीं पाएंगे तो ऋणग्रस्ता की स्थिति, ऋणग्रस्ता मतलब लोन लेने लगे, इंडिबेटनेस। इसका मतलब है कि वो व्यापारियों के चंगुल में फंसते चले गए और जब सूदखोर और व्यापारी को वो पैसा ना चुका पाए तो ऋणग्रस्ता के कारण उनको जमीन से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति होने के पीछे कई कारण हैं। जैसा कि हम लोग आर्थिक कारण पे बात कर रहे हैं, अगर आप पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि आर्थिक शोषण हुआ तो किस प्रकार से शोषण हुआ। टैक्स में बढ़ोतरी हो गया, उनका जमीन छीना जाने लगा, लोग दरिद्र होते चले गए, गरीब हो गए। और सबसे बड़ा चीज है इन सब पैसों को अंग्रेज क्या कर रहा है, यहां से पलायन कर रहा है, विदेश ले जा रहा है, ब्रिटेन ले जा रहा है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात हमारे समझने के लिए यही है कि हम लोगों को ध्यान ये देना है कि यहां पर क्या हो रहा है कि शोषण व्यापक तरीके से हो रहा है। भारतीयों का जो है क्या होगा, निरंतर शोषण हो रहा है। तो बिल्कुल हम लोग एक बात पहले से जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कब तक शोषण करोगे, एक टाइम तो उसका विरोध तो होगा ही होगा, वही हुआ। इसके अलावा यहां पर नए जमींदार उन परंपराओं से भी अपरिचित थे, पुराने जमींदार किसानों से जोड़ कर रखती थी। लगान जो है कहने का मतलब किसानों की स्थिति बेपनाह खराब होते चलेगी, जमीनें उनसे छीनती चली गई। बस यही बात है, एनसीईआरटी कह रहा है, उसी को व्यापक तरीके से डिस्कस कर रहा है कि आखिर कैसा हुआ। और इस समय जमीन छीन रही है, ऋणग्रस्ता की स्थिति हो गई है और एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है उस समय, कई अकाल पड़ रहे हैं। अकाल पड़ने का मतलब जमीन में जो है एक तरह से पानी की कमी, सूखा पड़ रहा है। सूखा का मतलब है कि अनाज का उत्पादन कम हो रहा है, लोगों की स्थिति दरिद्रता की हो गई है, टैक्स वसूली भी जबरदस्त होते जा रहा है, साथ में लोग एकदम दरिद्र गरीब होते जा रहे हैं, भूखे नंगे स्थिति में रह रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है, समाज जो है निरंतर पीछे जा रहा है, गरीबी के चंगुल में फंसता जा रहा है। इसीलिए आप गौर कीजिएगा कि यहां पर ध्यान दिया जाए कि यहां पर व्यापारी, सूदखोर जो है, बाहरी लोग के जो लोग हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, इनका शोषण करने लगे। इसी तरह से जनजातियों में भी हुआ, और जनजातियों में इस तरह का हुआ तो जनजातियों ने भी रिवोल्ट किया, जो मुंडा, संथाली सबको भी देखते हैं। क्योंकि वहां पर भी क्या होने लगा कि वहां पर बाहरी लोग आ गए और बाहरी लोग मिलकर जो है अंग्रेजों के साथ उनका शोषण करने लगा। तो कहने का मतलब है पुलिस है, छोटा अधिकारी है, निचली अदालत है, सब करप्ट है भाई, और सभी करप्शन मिलकर कर रहे हैं और सभी शोषण कर रहे हैं भारतीयों का। स्वाभाविक है जब इतना शोषण होगा तो उसका बदला तो निकलेगा ना, परिणाम तो होगा ना। परिणाम क्या हुआ है, 1857। इसीलिए एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड बोलते हैं कि पुलिस को जनता कोड़ के समान समझती थी। कोड़ मतलब जैसा एक बीमारी है, आपको पता ही होगा, लेप्रोसी है ना, तो उसके तरह का समझती थी। और पुलिस का दमन और लूट खसोट जो है हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का एक प्रमुख कारण है।
चूंकि अंग्रेज लूट खसोट कर रहे हैं, इसी का परिणाम जो है अंग्रेज का मतलब कह सकते हैं उनके शोषण का परिणाम ही 1857, ऐसा अंग्रेज अधिकारी भी स्वीकार कर रहा है। जमींदार जो है वो रैयत को निरंतर यानी किसानों को जो है सता रहे हैं, उनकी स्थिति खराब होते जा रही है। यहां पर जो है जो भी सिस्टम है उसका लाभ उठा रहे हैं, धनी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सबका एक व्यापक परिणाम निकला 1857 की लड़ाई। जैसा कि सब पॉइंट में दिया हुआ भी, अब ध्यान रखिए, लगान, भू राजस्व, कर्ज चढ़ने के कारण, सूद बकाया, सारे पॉइंट का निचोड़ एक ही निकल रहा है। समरी आप यहां पर कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इस पॉइंट को कि 1857 की क्रांति के पीछे क्या क्या रीजन है, और इकोनॉमिक रीजंस में ये सब पॉइंट्स हम लोग पुट कर सकते हैं। इसी कारण से जो भी भारतीय लोग जो हैं उस समय जो विद्रोह का नेतृत्व किए, हालांकि शुरुआत हमने फिर पहले भी कहा सिपाहियों के द्वारा किया गया, जबकि आम लोगों ने समर्थन दिया, चूंकि आम लोग परेशान थे भाई, और उसका नेतृत्व प्रदान किया जमींदार, छोटे मोटे राजा। तो ऐसा हुआ कि सब लोग काफी परेशान हैं, और जब विरोध करते थे तो उनको जेल भेज दिया जाता था, उनके साथ काफी अमानवीय व्यवहार किया जाता था। स्थिति इतनी भड़क गई, यही आम विद्रोह का स्थिति बन गया, विद्रोह का स्थिति बन गया, और विद्रोह में आम लोग अब इसमें शामिल होते चले गए। तो ये एक बड़ी घटना है 1857 की लड़ाई। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि समाज में कई वर्ग होगा, नो डाउट 1857 की लड़ाई हुई, हम जैसा कि बोले भी कि आम लोगों ने इसमें भाग लिया। तो समाज में मध्य और उच्च वर्ग, खास करके उत्तर भारत में प्रशासन के अच्छी आय वाले उच्च पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। यानी अंग्रेज की जो पॉलिसी थी वो भेदभावी थी, यानी जो लोग भारतीय हैं उन भारतीय लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। अब जब भेदभाव ये अंग्रेज पदाधिकारी लोग करेंगे तो इस भेदभाव का परिणाम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके बदले में भेदभाव का रिजल्ट क्या निकलेगा, तो भाई रिवोल्ट निकलेगा, जैसा कि हम लोग को पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, देसी राजवाड़े को भी नष्ट कर जाने का नतीजा है 1857। छोटे मोटे देसी राजवाड़े हैं, उनका नाम का जो है टाइटल जो है पदवी राजा की उपाधि है उसको छीन लिया गया, उनको किसी भी बड़े अधिकार का यानी उनका जो भी अधिकार है उसका दमन किया जाने लगा। तो जैसा भी हो रहा है स्थिति जो है दयनीय होते जा रही है। यानी जमींदार क्यों लीड किए, हम लोग अभी जस्ट एक पॉइंट बोले थे, शायद आप रिकॉल फिर से कर लीजिएगा। 1857 की लड़ाई का शुरुआत जो है सिपाहियों ने किया, आम लोगों ने समर्थन दिया, और दूसरा नंबर पॉइंट है नेतृत्व किसने दिया, तो जमींदार, छोटे मोटे राजाओं ने। जैसा कि यहां पर दिख रहा है उनके साथ भी शोषण हुआ है, राजवाड़ों का भी जो है उनका जो है शोषणकारी यहां पर शोषण किया गया है। उच्च पद पर बड़े लोगों को नहीं लिया जाता था, अंग्रेज जो है उनके अधिकारों का दमन कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी सारी स्थिति छीनते चली गई। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो समाज के बड़े वर्ग हैं, धर्मोपदेशक हो गए, पंडित हो गए, मौलवी हो गए, उनका भी जो है लग रहा, उनको भी लग रहा उनका भविष्य खतरे में, क्योंकि रिफॉर्म्स हो रहा था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के माध्यम से जो भी समाज में धार्मिक चीजें थी उन पर जो है प्रहार किया जा रहा था, जिससे मौलवी, पंडित, इन लोगों का भी जो है स्थिति अच्छी नहीं थी, बल्कि रिवोल्ट ये भी करने के लिए उकसाते हैं, यानी भविष्य खतरे में उनको नजर आ रहा है। उन्होंने लोगों में विदेशी शासन के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा को भरने का काम किया, यानी कहा जा सकता है एज अ कैटलिस्ट, यानी यहां पर हम लोग कह सके कि एज अ कैटलिस्ट जो है ये इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश सरकार की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उच्च पदों पर नहीं लिया जा रहा, जो उस लेवल के लोग भी हैं, छोटे जमींदार और राजवाड़े लोगों का जो है उनका सत्ता छीन लिया जा रहा है। धार्मिक जो भी लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, इन लोगों का भी जो है क्या हो रहा है, चीजों को दुकान बंद करने पर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है इन सब चीजों का परिणाम जो है क्या होगा, अंग्रेजों की लोकप्रियता बढ़ते चली गई, लोग जो है इनका
विरोध करना शुरू कर दिए। अंग्रेज भारत में लगातार विदेशी ही बने रहे, बल्कि कहा जा सकता है, एनसीईआरटी कहता है कि भारतीयों के साथ यानी आत्मसात नहीं कर पाए, यानी भारतीयों के कल्चर, भारतीयों की स्थिति को अडॉप्ट ना किए, बल्कि वो शासन करने आए थे और शोषण करने आए थे। बस याद रखना 2 ही पॉइंट, शासन और शोषण का चरित्र है उनका। केवल शासन करना था, और शासन भी किसके लिए? अपने फायदे के लिए। औपनिवेशिक शासन का जो चरित्र होता है वो शोषणकारी होता है। स्वाभाविक है, उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया, ना ही भारत के साथ पूरे तौर पर ये जुट पाए, ना ही किसी भी तरीके से वो जो है लोगों से जुट पाए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि उनके साथ भी क्या किया जा रहा था? एक तरह से खराब उनके साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ये जो हम लोगों को देखने को मिलता है, एक बड़ा खास चीज देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि हम लोग को पता है, कुछ लोग हैं रिफॉर्मर टाइप के लोग हैं। उस समय 1857 के समय एक व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां, जैसा कि आपको लिखा हुआ भी है, ये काफी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आता है। उन्होंने उच्चतम श्रेणी के देसी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसा लिखा जा रहा है, बाद के काल में इन्होंने चरित्र के बारे में उजागर किया है कि उस समय अंग्रेजों के बीच में ऐसी स्थिति थी कि भारतीयों का स्थिति एकदम दयनीय बना हुआ था, उनके सामने उनको प्रस्तुत भी नहीं होने में डर लगता था। यानी यहां पर वही चीज का वर्णन किया है। इसके अलावा अंग्रेज जो हैं भारत में अगर आत्मसात करने आते हैं, अपना घर बनाने आते हैं, तो भारतीयों के हित का जरूर ध्यान देते हैं, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। भारतीयों के हित का तो किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो 1857 की जो क्रांति है, विद्रोह है, वो एक तरह से कहा जा सकता है, इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति अंग्रेज विरोधी जन विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हुई। चूंकि जब हम लोग इसको समरी करेंगे, बहुत शॉर्टकट में अपने हिसाब से हम लोग पढ़ने का जब प्रयास करेंगे, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करने का कोशिश करेंगे कि 1857 की जो लड़ाई है वो आर्थिक रीजनों से हुआ। आर्थिक में कई सब पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब बात कर रहे हैं कि कई और एस्पेक्ट्स है, कल्चर को भी अडॉप्ट करने का प्रयास नहीं किए, भारतीयों के साथ हमेशा भेदभाव किया है, केवल वो शोषण ही करना जानते थे। सबका परिणाम क्या होगा? एक व्यापक जन विद्रोह, यानी 1857 का रिवोल्ट होना जरूरी था, और बिल्कुल हुआ है। भारतीयों में ये अवेकनिंग आया, जागृति पैदा हुई, जनता के बीच असंतोष निरंतर बढ़ते जा रही थी, असंतोष की घटना बढ़ते जा रही थी, निरंतर जो है विद्रोह होने का संभावना बना हुआ था, और अंग्रेज को यह घमंड था कि वो अपराजयी है, कभी उसे कोई पराजय नहीं कर सकता है, यानी उसे हराने का, यानी उसको हारने का कभी नहीं लगता था कि हम हारेंगे, आप पराजयी शक्ति हैं। हालांकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी कि उसका ये भ्रम भी जल्द ही टूटने वाला है, और बिल्कुल ये अपराजयता का जो भ्रम है वो टूटा है 1857 की लड़ाई में। यही तो है खास। हालांकि इस समय बहुत सारे ऐसे विद्रोह भी हुए, बहुत सारे पंजाब में, अफगान युद्ध, ये सब हम लोग देखते हैं कि इस समय घटना हो रही थी। इससे भी लोगों में जो है विद्रोह जो है देखने को मिलता है, यानी विद्रोह की भावना बड़ा पनपते चली गई। आते हैं हम लोग दूसरी संदर्भ में। कुछ लड़ाइयों में हमने जैसे ही बोला कि विद्रोह में जो है, यानी लड़ाइयों में अंग्रेजों का जो है पराजय भी भारतीयों के लिए एक तरह से आत्मबल का काम किया। 1855-56 में, जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे कि संथाल जनजाति एक कृषक जनजाति है, जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा, किसान के कृषि करते हैं। और संथाली लोग कहाँ रहते हैं तो आपको पता ही होगा, झारखंड के क्षेत्र में है, जो दामन कोह का एरिया, वहीं पर वो रहते हैं, जो भागलपुर से शुरुआत होता है उसका एरिया का जगह है ना, और वहां पर जो है वो एग्रीकल्चर करते थे। उनके साथ भी वही दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ भी वही टैक्स वसूली करना, जबरदस्ती करने लगे, जमीन का बेदखली होने लगा, गैर आदिवासी भी जाके उनका शोषण करने लगे। गैर आदिवासी को वहां पर कहते हैं दिक्कू। तो ये देख रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट जो है, यानी ट्राइब्स भी जो है इस बात का विद्रोह कर रहे हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, याद रखना है 1855-56 में क्या हुआ है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह देखने को मिला, एक जन विद्रोह के तौर पर। वहां तो ऐसा हुआ कि परंपरागत सैनिक जो है, जो तीर धनुष ये सब लेकर जो है उतर गए, और अंग्रेजों का मुकाबला किया। देखते ही देखते एक संगठित आंदोलन के तौर पर उन्होंने इसको बढ़ावा दिया।
हालांकि इन युद्धों में जीत जो है फाइनली अंग्रेजों का ही हुआ, चूंकि आधुनिक हथियारों से लैस थे और उनके पास जो है ट्रेंड सैनिक थे। ये एक इश्यूज है। अब आता है यहां पर 1857 के विद्रोह में जो है विद्रोहियों को जो है बहुत सारी चीजें जो है चुकानी पड़ी। क्या रीजन बना, इस पर हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। तो इसके साथ ये भी सबसे बड़ा चीज यहां पर हुआ कि इस समय का जो ब्रिटिश पदाधिकारी है वो इसको हर हाल में क्या करना चाह रहा था, कुचलना चाह रहा था। घटना की शुरुआत इसी एंगल से होती है, इसी संदर्भ में। सबसे पहला एक घटना पर हम लोग चर्चा करते हैं, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी अंग्रेज पदाधिकारी है, गवर्नर है, नो डाउट हम लोग को पता है। अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया 1856। तो ये हमारा प्रीलिम्स का एक पॉइंट याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट के तौर पर। अवध को मिलाने का एक आरोप लगाया उसने कि अवध में जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कुप्रशासन का प्रॉब्लम है, यानी अवध में जो है कुप्रशासन की समस्या है। अब एक और सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर विशेष रूप से इसके कारण अवध में कंपनी की सेना के विद्रोह ने जो है क्या कर दिया, यहां पर जल्दी जल्दी जो है, यहां नहीं कह सकते हैं कि यहां पर उसको कैप्चर कर लिया, उसको अपने इसमें ले लिया। और अवध में जो है, यानी कहने के मतलब अवध के नवाब साहब थे, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बहुत ज्यादा विरोधी नहीं थे, मगर उनको भी जो है क्या कर लिया गया, अपने इसमें चंगुल में फंसा लिया गया और कुप्रशासन का आरोप लगाकर उनको शासन से बेदखल कर दिया गया। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो आप यही देख रहे होंगे कि अंग्रेज जो है किस प्रकार से भारतीयों को जो है शोषण भी कर रहे हैं और उनका क्षेत्र को हड़पने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अवध का अधिग्रहण अभी हुआ ही नहीं है, तर्क भी दिया कि यहां जनता को नवाब के कुप्रबंधन, जैसा कि हमने एक वर्ड यूज किया था, कुप्रशासन का आरोप लगाया। जस्ट वही पॉइंट है। तो कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसको बेदखल कर दिया। और हालांकि बेचारे लोकप्रिय हैं नवाब वाजिद अली शाह, है ना। वाजिद अली शाह जो है वो बिल्कुल एक फेवरेट बने हुए हैं, अच्छे हैं, सिंपल आदमी है, मगर उन पर कुप्रशासन का आरोप लगाया। जनता को भी यहां पर किसी भी हाल में लग रहा है कि ठगा जा रहा है, जनता को भी जो है, साधारण जनता को जो है ठगा जा रहा है। कैसे भाई, लैंड रेवेन्यू, ये सब सबसे बड़ा चीज है, बहुत सारी समस्याएं जो ऑलरेडी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अभी बात किए, वही चीजों का बार बार ये दिया जा रहा है। टैक्स देना पड़ रहा है उनको, मकान का, खोमचा का, यानी कहने का वस्तुओं का भी, वस्तु जितने भी है उन सब चीजों को टैक्स के रूप में पे करना। और अत्यधिक टैक्स शोषण का एक तरीका है, और शोषण ज्यादा होगा तो विद्रोह तो होना ही है। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है। अवध के दरबार कुलीन की सेवा करते थे, उनकी भी जीविका चल रही थी। ये सब कहानी थोड़ी सी दी गई है, पॉइंट आउट किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और इन सब के परिणाम स्वरूप वहां पर क्या हो गया कि इन लोगों ने भी आगे चल के जो 1857 में एक रिवोल्ट करेंगे। अब आता है डलहौजी ने न केवल अवध का बल्कि इसके तरह से कई अन्य छोटे छोटे राजे रजवाड़ों का भी अधिग्रहण, यानी उनके शासकों में भी खलबली इसीलिए मच गई, उनका भी धीरे धीरे अधिग्रहण होगा। अब क्या हो गया, ये अधिग्रहण के डर से वे जाके उनके बीच में वफादारी करने लगे, अंग्रेजों के पिट्ठू बनने लगे। ये एक बड़ी घटना यहां पर है। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि बहुत सारे को मौखिक तौर पर, लिखित वादों के तौर पर जो है उसे कहीं ना कहीं इस चीज को बताने का प्रयास किया कि भाई ठीक है आपके साथ ऐसा रहेगा, मगर उनका शोषण निरंतर हो रहा था। एक और चीज घटना है, याद रखेंगे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, नाना साहब, सबके साथ दुर्व्यवहार किया। जैसे एग्जांपल आपको पता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति, जिसमें बताया गया कि गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया गया था, यानी हिंदू शासक जो है वो गोद लिए हुए बच्चे को यानी उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर बहुत सारे लोगों का सत्ता डायरेक्ट छीन लिया गया, और इसी में बहुत सारे लोगों का जब सत्ता छीनाया है तो वो एक तरह से रिवोल्ट के लिए जो है नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोगों का पेंशन बंद कर दिया गया, जैसे बाजीराव द्वितीय के जो है, जो नाना साहब हैं, दत्तक पुत्र हैं उनके, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया गया। अब नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया, उनको पैतृक राजधानी पूना से दूर रखा गया, बिट्ठुर कानपुर के पास, जैसा कि पता है आप लोगों को। रानी लक्ष्मीबाई, उनके पुत्र को जो है सत्ता से बेदखल यानी उनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया। तो ये सब जो घटना है
भारतीयों में हृदय में चला गया, हृदय द्रवित करने लगा। 1849 में डलहौजी ने तो मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर ही घोषणा कर दी, चोट कर दी कि उत्तराधिकारी और जो अब घोषणा ना करें, लाल किला में अब रहना छोड़ दें, लाल किला से भी हट जाए। और भारतीयों का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ में थोड़ा सा हटली था, क्योंकि शासक थे और शासक के साथ लगाव हर भारतीय का उस दौर में था। तो भारतीय अब शासक के साथ दुर्व्यवहार किया जाना, भारतीयों में कहीं ना कहीं इसके प्रति क्या हो गया, विद्वेष फैल गया। और 1856 में जो है कैनिंग ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद कोई भी मुगलों से सम्राट की पदवी यानी सम्राट नहीं होगा, अगला उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये एक बड़ी घटना है। तो इस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से 1857 की लड़ाई का कारणों पर चर्चा कर रहे थे, और विशेष जो डिस्क्रिप्शन आज का एनसीईआरटी में था वो आपको नजर ये आया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इनको क्या कर दिया गया, भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। और इसी एक्सप्लॉयटेशन का एक सम्मिलित रूप 1857 की लड़ाई के रूप में रहा। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे, अगले अध्याय में इसी को और हम लोग कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।